बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल ने इस्लामी जिहाद के कमांडर को हलाक कर दिया। घर पर हमले में अहलिया भी जाँ बहक। तनाव भड़क उठा। गाजा से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, 12 जख्मी। इस्लामी जिहाद और हमास ने कहा कमांडर की हलाकत का बदला लेंगे। नेतन्याहू ने दी लंबी लड़ाई की वार्निंग। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा दुनिया मुदाखलत करे। तैयब एर्दोगान अमरीका रवाना। ट्रंप से मुलाकात में कुर्दों का मसला उठाएंगे। लबनान में मुजाहिरे जारी। नसरुल्लाह ने जजों से कहा करप्शन की तहकीकात हमसे शुरू करें। रियाद में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान चाकू से हमला, 3 परफॉर्मर्स जख्मी। अफगान हुकूमत और तालिबान कैदियों का तबादला करेंगे, बातचीत का रास्ता साफ। हांगकांग में झड़पें, मुजाहिरों से शहर ठप हो गया। इस्तीफे के बाद बोलीविया के सदर मैक्सिको रवाना। हामियों से कहा काली ताकतों का मुकाबला करें। झड़पों में कई जख्मी। महाराष्ट्र में सदर राज लगा दिया गया। असेंबली सस्पेंड रहेगी। गवर्नर की सिफारिश पर तनाज़ा। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कश्मीर लॉकडाउन के 100 दिन। गांदरबल में एनकाउंटर, 1 मिलिटेंट हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इसराइल ने फलस्तीनी लीडरशिप को टारगेट करने के एक और वाक़े में इस्लामी जिहाद के एक अहम कमांडर को बमबारी में हलाक कर दिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इस्लामी जिहाद की फौजी शाख सराया अल कुद्स के कमांडर को इसराइली फौज ने मंगल की सुबह जंगी हवाई जहाजों से बमबारी करते हुए उनकी बीवी के साथ हलाक कर दिया। फलस्तीन की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि गाजा में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 2 लोग जख्मी भी हुए। इस्लामी जिहाद ने अपने 42 साल कमांडर बाहा सलीम अबू अता की जाँ बहक होने की तस्दीक की। इस्लामी जिहाद ने कहा कि वो इस हलाकत का बदला लेगी और दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामी जिहाद ने कहा कि इस शहीद का खून बेकार नहीं जाएगा। 2014 की जंग के बाद इसराइली फौज ने पहली मर्तबा किसी सीनियर फलस्तीनी कमांडर को इस तरह हवाई हमले में हलाक किया है। इस दौरान इस्राइली इंटेलिजेंस की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि फौज ने अबू अता को उनके घर में निशाना बनाया। फौज और इंटेलिजेंस के एक बयान में कहा गया कि इस्लामी जिहाद के कमांडर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। इसराइल ने अबू अता को टाइम बम करार दिया और कहा कि वो किसी भी वक्त फट सकता था और इसराइलियों को निशाना बनाते हुए हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। इस हमले के फौरी बाद गाजा से इसराइल में कई रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइल के सरहदी इलाकों में सायरनों की आवाजें गूंजती रही। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौजी हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फलस्तीनी ग्रुपों के साथ लंबी लड़ाई हो सकती है। नेतन्याहू ने, जो इसराइल की कारगुजार हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, कहा कि इसराइल को तनाव बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम अपनी हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इस्लामी जिहाद ने अपने बयान में कहा कि उनके कमांडर अपनी शहादत से पहले तक साजिशों के खिलाफ फलस्तीनी जमीन की हिफाजत करते रहे। इस्लामी जिहाद ने कहा कि वह अपने शहीद कमांडर के नक्श कदम पर चलते हुए पूरी फलस्तीनी जमीन को आजाद कराने की कोशिशें जारी रखेगी। इस्लामी जिहाद ने कहा कि हमारे जवाब से सहयूनी हैरत में पड़ जाएंगे।
इस दौरान अलकुद्स ब्रिगेड ने अता की हलाकत का जबरदस्त जवाब देने का ऐलान किया। हमास ने भी कहा कि इस हलाकत के नतीजे में बढ़ने वाले तनाव और उसके बाद जो हालात पैदा होंगे उसके लिए इसराइल ही जिम्मेदार होगा और अता की मौत पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। इस हमले के बाद फलस्तीनियों ने तेल अवीव, सिद्रुत, अशदूद, ग्रेडा जैसे इसराइली शहरों में रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइल के कई इलाकों में छुट्टी दे दी गई, सिर्फ जरूरी दफ्तरों में काम किया गया। स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां बंद रहीं, अवामी मकामात पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। बीबीसी ने बताया कि इस्लामी जिहाद कमांडर की हलाकत के बाद गजा से इसराइल में कम से कम 70 रॉकेट हमले किए गए। बताया गया कि इन हमलों में 12 इसराइली जख्मी हुए। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि एक 8 साल लड़की की हालत नाजुक है। इसराइल ने दावा किया कि उसके आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ने गाजा से छोड़े गए कई मिसाइलों को रोका। एक खबर में कहा गया कि इसराइल ने सीरिया में भी एक इस्लामी जिहाद लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। सीरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि दमिश्क में अकरम अल अजूरी के घर पर हमला किया गया, जिसमें उनका बेटा और एक दूसरा शख्स हलाक हो गए। इस्लामी जिहाद ने अजूरी के बेटे की हलाकत की तस्दीक की। इन वाकयात से इसराइल और गाजा के दरमियान तनाव भड़कने का अंदेशा है। इसराइल ने 2007 से गाजा की नाकाबंदी कर रखी है और 2008 के बाद से गाजा और इसराइल में 3 जंगें हुई। गाजा में मार्च 2018 से फलस्तीनियों की वापसी के हक में मुजाहरे शुरू हुए, तब से मुसलसल तनाव पाया जाता है। यूरोपीय यूनियन ने तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन की सिफारती सर्विस ने एक बयान में कहा कि सिविलियन आबादी पर रॉकेट फायरिंग नाकाबिल कबूल है और यह सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। फलस्तीनियों और इसराइलियों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए फौरी तनाव कम करना बहुत जरूरी है। गाजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़द्रा ने बताया कि इसराइली हमले में एक फलस्तीनी नौजवान 20 साल मोहम्मद अतिया हमूदा हलाक हुआ और 12 लोग जख्मी हुए। फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने दुनिया से कहा है कि वो मुदाखलत करे। रामल्ला में मीडिया से बातचीत करते हुए फलस्तीनी हुकूमत के तर्जुमान इब्राहिम मलहम ने बताया कि दुनिया को फौरी इसराइली जारहियत को रुकवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर महमूद अब्बास गाजा में हमारे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिक़ा फरीकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इदारे ने तस्दीक की है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाते हुए 2015 के समझौते की खिलाफ वर्जी की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हर 3 महीने में जारी होने वाली अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने यूरोपीय मुल्कों के इस दावे को रद्द कर दिया है कि वो न्यूक्लियर समझौते के तहत किए गए वादों पर अमल कर रहे हैं। जवाद जरीफ ने यूरोपीय मुल्कों के एक बयान का जवाब देते हुए ये बात कही। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने यह दावा किया था कि यूरोपीय मुल्क 2015 की न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से खिलाफ वर्जियों के बावजूद न्यूक्लियर डील में बरकरार रहना चाहता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन रवाना होने से पहले तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो ट्रंप को बताएंगे कि अमेरिका को सीज फायर समझौते पर अमल के लिए मजीद कदम उठाना चाहिए। तुर्की ने 17 अक्टूबर को अमेरिका के साथ एक समझौता किया था, जिसकी बुनियाद पर उसने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपना फौजी ऑपरेशन बंद किया था। अमेरिका ने वादा किया था कि वो सेफ जोन के इलाके से सीरिया के कुर्द फाइटर्स को पीछे हटाएगा। तुर्की ने रशिया के साथ भी ऐसा ही समझौता किया, लेकिन तैयब एर्दोगान का कहना है कि कुर्द मिलिटेंट्स अब भी मनबिज, तल अबियज और तल रिफत जैसे टाउन से बाहर नहीं गए हैं। एर्दोगान ने कहा कि बदकिस्मती से अभी ये ग्रुप्स वहां मौजूद हैं। रशिया और अमेरिका इन मिलिटेंट ग्रुप्स को नहीं निकाल सके। तुर्क लीडर ने कहा कि वो ट्रंप से मुलाकात में ये मसला उठाएंगे और वापसी के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। सऊदी अरब के दारुल रियाद में एक आदमी ने एक लाइव शो के दौरान 3 परफॉर्मर्स को चाकू घोंप दिया। जख्मियों की हालत मजबूत बताई गई है। इस वाकये का वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें हमला करने वाले शख्स को देखा जा सकता है। इस आदमी की पहचान 33 साल यमनी की हैसियत से की गई है। ये वाकया रियाद के किंग अब्दुल्ला पार्क में एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान पेश आया। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि जख्मियों में 2 मर्द और 1 औरत शामिल है। उन्हें मामूली जख्म आए हैं।
फौरी उन्हें मेडिकल एड दी गई। अल अखबार या टेलीविजन चैनल ने इस वाक़े का वीडियो पेश किया जिसमें हमला आवर को स्टेज की तरफ दौड़कर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हमले की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। किंग अब्दुल्ला पार्क में पिछले 2 महीनों से कई म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुए। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में सुधार की अपनी कोशिशों के तहत इस तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम्स की इजाजत दी है, जिससे कुछ लोग नाराज भी हैं। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि वो इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं। तमाम जख्मियों को प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले तमाम गैर मुल्की थे और वो गैर रिवायती प्रोग्राम पेश कर रहे थे। लेबनान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इस सिलसिले में बैंक्स और स्कूल भी बंद रहे। बैंक यूनियन ने बताया कि उसके 11,000 अरकान ने हड़ताल में हिस्सा लिया। लेबनान में करप्शन का इल्जाम लगाते हुए ये मुजाहरे शुरू हुए। इस दौरान हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने लेबनान की अदालतों से कहा कि वो हौसले का मुजाहरा करते हुए करप्ट ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जजेस अपनी कार्रवाई का आगाज उनकी तंजीम हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले लोगों से कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह ने पार्टी के यौम शहीदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह के किसी आदमी के बारे में कोई केस है तो हमारे साथ ही शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जजों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से आपकी कोशिशों और आपके काम की इज्जत की जाएगी। नसरुल्लाह ने 17 अक्टूबर को लेबनान में मुजाहरे शुरू होने के बाद से चौथी मर्तबा खिताब किया। दुनिया भर से भी वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइल ने इस्लामी जिहाद के कमांडर को हलाक कर दिया। घर पर हमले में अहलिया भी जाँ बहक, तनाव भड़क उठा। गाजा से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, 12 जख्मी। इस्लामी जिहाद और हमास ने कहा कमांडर की हलाकत का बदला लेंगे। नेतन्याहू ने दी लंबी लड़ाई की वार्निंग। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा दुनिया मुदाखलत करे। तैयब एर्दोगान अमरीका रवाना, ट्रंप से मुलाकात में कुर्दों का मसला उठाएंगे। लेबनान में मुजाहिरे जारी। नसरुल्लाह ने जजों से कहा करप्शन की तहकीकात हमसे शुरू करें। रियाद में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान चाकू से हमला, 3 परफॉर्मर्स जख्मी। अफगान हुकूमत और तालिबान कैदियों का तबादला करेंगे, बातचीत का रास्ता साफ। हांगकांग में झड़पें, मुजाहिरों से शहर ठप हो गया। इस्तीफे के बाद बोलीविया के सदर मैक्सिको रवाना। हामियों से कहा काली ताकतों का मुकाबला करें, झड़पों में कई जख्मी। महाराष्ट्र में सदर राज लगा दिया गया, असेंबली सस्पेंड रहेगी। गवर्नर की सिफारिश पर तनाज़ा, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कश्मीर लॉकडाउन के 100 दिन, गांदरबल में एनकाउंटर, 1 मिलिटेंट हलाक।
बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इराक के बाअसर शिया आलिम मुक़्तदा सदर ने मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के लिए अमरीका पर तनकीद की है और धमकी दी है कि अगर वाशिंगटन अरब मुल्क में दखल अंदाजियां जारी रखेगा तो लाखों लोग सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। अल सदर ने एक बयान में कहा कि इराकी अवाम जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इराक को मगरूर मुल्कों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बार बार दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करता है। इराक इराकियों का है और वो जमहूरी और पुरअमन तौर पर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में 16 लोग हलाक हो गए और 60 जख्मी हुए। यह हादसा कस्बा टाउन में पेश आया, जहां ढाका जाने वाली एक ट्रेन और एक मालगाड़ी में टक्कर हो गई। जख्मियों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान ने कैदियों के तबादले से इत्तेफाक किया है। इस समझौते से दोनों के बीच बातचीत का रास्ता साफ हो सकता है। इस समझौते के मुताबिक अफगान हुकूमत तालिबान के हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले लीडर अनस हक्कानी और 2 सीनियर तालिबान कमांडर्स को रिहा करेगी। इसके बदले तालिबान एक अमरीकी और एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर को छोड़ेंगे, जिनका तालिबान ने अगवा किया था। सदर अशरफ गनी ने टेलीविजन पर तकरीर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता साफ करने के लिए हुकूमत ने 2 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बदले तालिबान के कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इन प्रोफेसर्स का तालिबान ने 2016 में काबुल की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अगवा किया था। हाल ही में तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई थी, जिसके बाद अब यह समझौता हुआ है। थाईलैंड की एक अदालत में शूट आउट हुआ, जिसमें 2 वकील और एक बंदूक बरदार हलाक हो गए। पुलिस ने यह बात बताई। इस बंदूक बरदार ने एक मुकदमे की कार्रवाई के दौरान दूसरे फरीकों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमला आवर हलाक हो गया। हांगकांग में नाजुक सूरत हाल बरकरार है। एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से एक एहतजाजी को सीने पर गोली मारने का वीडियो वायरल होने के बाद लोग काफी भड़क गए हैं। कई यूनिवर्सिटियों और स्कूलों को एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। हजारों लोगों के एहतजाज ने शहर को ठप कर दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के कैंपस में झड़पें हुई। एहतजाजियों ने कई जगह रुकावटें खड़ी कर दी। एहतजाज के मकाम से पुलिस को कई तीर कमान मिले। इस दौरान एक खाली कार को आग लगा दी गई। एहतजाजियों ने बास जगह पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने बताया कि हांगकांग पॉलिटेक्निक में नकाबपोश फसादियों ने पथराव किया। हांगकांग में ताजा मुजाहरों से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया। हांगकांग में हुकूमत के खिलाफ कई महीनों से मुजाहरे जारी हैं। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए थे जब हांगकांग में एक मुतनाज़ कानून लाया गया था, जिसमें हांगकांग में गिरफ्तार किसी भी शख्स को मेनलैंड चाइना में मुकदमा चलाने के लिए मुंतकिल करने की बात कही गई थी, लेकिन लोग इससे काफी नाराज हो गए और मुजाहरे शुरू कर दिए। लैटिन अमेरिका के मुल्क बोलीविया के सदर के इस्तीफे के बाद बदअमनी के हालात पैदा हो गए। इस दौरान सदर इवो मोरालेस ने इस्तीफे के बाद मैक्सिको रवाना होने का फैसला किया। उन्होंने खुद ट्विटर पर बताया कि वो मैक्सिको जाने वाले हवाई जहाज में सवार हुए हैं। मैक्सिको में उन्हें पनाह दी गई है। बोलीविया के हालिया सदारती इलेक्शंस में धांधलियों के इल्जामात लगाए गए, जिसके बाद गड़बड़ के दरमियान इवो मोरालेस ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बगावत हुई है। वो 14 साल से हुकूमत कर रहे थे। पुलिस और फौज की ताईद से महरूमी के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस और इवो मोरालेस के हामियों की भी झड़पें हुई, जिनमें 20 लोग जख्मी हुए। 60 साल सदर ने इससे पहले अपने हामियों से कहा कि वो उन काली ताकतों से मुकाबला करें जिन्होंने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने एक रिकॉर्ड कायम करते हुए सिर्फ 1 मिनट में $1 बिलियन की चीजें बेची हैं। अलीबाबा ने दुनिया का सबसे बड़ा सेल शुरू किया है और पहले ही मिनट में ये बिक्री हुई। सालाना सिंगल डे सेल के नाम से पहले घंटे में जुमला $4 बिलियन की बिक्री हुई। अमेरिका की एक पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने 24 घंटे जारी रहने वाले इस शॉपिंग मेले का इफ्तिताह अपने परफॉर्मेंस से किया।
बात करते हैं इंडिया की। सबसे पहले महाराष्ट्र में सदर राज लगा दिया गया है। मरकजी कैबिनेट ने इस सिलसिले में सदर जमहूरिया से सिफारिश, कैबिनेट की सिफारिश के बाद सदर जमहूरिया ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र असेंबली सस्पेंड रहेगी। रियासत में पिछले महीने होने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद कोई भी पार्टी या इत्तेहाद हुकूमत नहीं बना पाए, जिसके बाद यह फैसला किया गया। इससे पहले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को मंगल की रात 8:30 बजे तक की मोहलत दी थी कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी आमादगी और अहलियत जाहिर करे, लेकिन ये डेडलाइन खत्म होने से पहले ही सदरराज लगाने की सिफारिश की गई, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। गवर्नर हाउस ने एक बयान में कहा कि उसने सदरराज लगाने की सिफारिश की है। राजभवन से जारी बयान में कहा गया कि गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी इस बात से मुतमईन है कि कोई हुकूमत नहीं बनाई जा रही, इसीलिए गवर्नर ने दस्तूर के आर्टिकल 356 के मुताबिक ये रिपोर्ट पेश की। पता चला है कि एनसीपी ने दोपहर 12 बजे गवर्नर से कहा कि वो उसे हुकूमत बनाने के लिए 48 घंटों की मोहलत दे, लेकिन गवर्नर ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया और सदरराज की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी, जिसके बाद मरकजी कैबिनेट ने अपनी आनन फानन बुलाई गई मीटिंग में यह फैसला किया। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी कैंप में सरगर्मियां और बातचीत जारी थी और हुकूमत साजी के बारे में काफी दिलचस्पी ली जा रही थी। 24 अक्टूबर को असेंबली इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद मुसलसल सस्पेंस देखा जा रहा था। इन इलेक्शंस में बीजेपी ने 105, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं। 288 रुकनी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए 145 अरकान की जरूरत थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बीजेपी और शिवसेना में ठन गई और दोनों पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहीं। कोश्यारी ने पहले बीजेपी को हुकूमत बनाने की दावत दी, लेकिन वो शिवसेना की ताईद ना मिलने पर हुकूमत ना बना सकी। बीजेपी के बाद गवर्नर ने शिवसेना को बुलाया। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की ताईद से हुकूमत बनाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो इन पार्टियों की ताईद के खत गवर्नर को पेश नहीं कर सकी। हालांकि उसने हुकूमत बनाने का दावा कर दिया, जिसके बाद एनसीपी को बुलाया गया था। इस दौरान शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना चाहती थी कि वो एनसीपी और कांग्रेस की ताईद से हुकूमत बनाए। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लीडर कपिल सिब्बल शिवसेना की नुमाइंदगी करेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ब्राजील रवानगी से पहले महाराष्ट्र में सदरराज लगाने की सिफारिश की, जिसके बाद जल्दी में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और इस सिफारिश को मंजूरी दी गई। मोदी 11वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हुए हैं। कश्मीर के गांदरबल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। यह एनकाउंटर गांदरबल के गुंड इलाके में हुआ। बताया गया कि झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। एक दिन पहले बांदीपुरा में एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया था। कश्मीर में लॉकडाउन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 बर्खास्त करने और रियासत को 2 मरकजी इलाकों में बांटने के मौके पर यह पाबंदियां लगाई गई थी। तब से कश्मीर में आम जिंदगी ठप है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल ने इस्लामी जिहाद के कमांडर को हलाक कर दिया। घर पर हमले में अहलिया भी जाँ बहक, तनाव भड़क उठा। गाजा से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, 12 जख्मी। इस्लामी जिहाद और हमास ने कहा कमांडर की हलाकत का बदला लेंगे। नेतन्याहू ने दी लंबी लड़ाई की वार्निंग। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा दुनिया मुदाखलत करे। तैयब एर्दोगान अमेरिका रवाना। ट्रंप से मुलाकात में कुर्दों का मसला उठाएंगे। लबनान में मुजाहिरे जारी। नसरुल्लाह ने जजों से कहा करप्शन की तहकीकात हमसे शुरू करें। रियाद में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान चाकू से हमला, 3 परफॉर्मर्स जख्मी। अफगान हुकूमत और तालिबान कैदियों का तबादला करेंगे, बातचीत का रास्ता साफ।
ہانگ کانگ میں جھڑپیں، مظاہروں سے شہر ٹھپ ہو گیا۔ استعفے کے بعد بولیویا کے صدر میکسیکو روانہ، حامیوں سے کہا کالی طاقتوں کا مقابلہ کریں، جھڑپوں میں کئی زخمی۔ مہاراشٹر میں صدر راج لگا دیا گیا، اسمبلی سسپینڈ رہے گی، گورنر کی سفارش پر تنازعہ، شیو سینا سپریم کورٹ پہنچی۔ کشمیر لاک ڈاؤن کے 100 دن، گاندربل میں انکاؤنٹر، ایک ملیٹنٹ ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔